आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर आप सभी को जैसा कि पता होगा, अगर जो नए आए हुए हैं उनको नहीं पता है तो वो जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। इस पर टीचिंग के सारे अपडेट्स डले हैं, यानी कि अभी प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, एनसीईआरटी करा दी गई है और सीटेट पेपर 2 यानी एसएसटी के पेपर कंप्लीट करा दिए गए थे और चल भी रहे हैं। तो वह 2011 से 2024 तक की कंप्लीट पीवाईक्यू चल रहे हैं, जो एक भी जिसमें क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, पूरे कराए जा रहे हैं। तो आप सभी जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में नंबर वाइज क्लासेस हैं और एनसीईआरटी थ्योरी के साथ पेपर लगाना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी आपका जाके एग्ज़ाम निकल पाता है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो नए आए हुए हैं चैनल पर वो सभी चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि प्रेस करने से आप सभी के पास पहले नंबर पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप क्लास अटेंड कर पाओगे। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम न गंवाते हुए। तो आज का पोर्शन है सामाजिक अध्ययन, यानी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, कुछ भी समझ लो। तो हमारा यानी एसएसटी का आज हमारा पोर्शन है। तो इसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और अगर आपको लॉन्ग वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर लॉन्ग वाली भी है, शॉर्ट वाली भी है। तो चलो आज है, चलो। और आपको अगर लिंक देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया। जो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो कौन कौन सी ताकतों के द्वारा लड़ा गया था। तो पाल वंशों, ताकतों मतलब कौन कौन से वंश या किसी के द्वारा लड़ा गया था वो बताना है। ताकत बोला जाता था, यानी कोई वंश है तो उसकी ताकत के द्वारा लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए। और तो पाल वंशों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों द्वारा या गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों पाल वंशों द्वारा या गुर्जर प्रतिहारों, चालुक्यों पाल वंशों द्वारा या गुर्जर प्रतिहारों चोल वंशों पाल वंशों द्वारा। तो किसकी कौन कौन सी ताकतों के द्वारा? तो देखो, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंशों के द्वारा कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था, है ना। तो हमारा दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही आंसर जल्दी जल्दी फटाफट देना है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। 6 to 8 तो पढ़ना ही है, तभी आपका पेपर 2 का ये अच्छे से निकल जाएगा, आपको कोई विघ्न नहीं आएगा बीच में। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। आगे बढ़ के आगे देखते हैं क्या है। तो ए और बी को पढ़ना है, विचार करना है और सही आंसर का चयन करना है। वक्तव्य ए और वक्तव्य 2, यानी वक्तव्य ए वक्तव्य बी। महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। महाजनपदों के जो शासक होते थे केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। क्या हमें सही देखना है, सही कौन है और नहीं है, व्याख्या भी कर रहा है या नहीं। तो औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। औजार बनाने और जो कृषि में उन्नति ने अनाज की पैदावार को बढ़ाया था। तो राइट, देखो दूसरा तो सही है क्योंकि एनसीईआरटी में यही बताया गया, लेकिन पहला सही नहीं लगा कि केवल किसानों से नियमित रूप से वसूलते, तो ये सही नहीं है। हमारा दूसरा सही है तो ये गलत है, बी सही है। तो तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। फिर आगे बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पर है, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ। अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्यों हुआ? उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी, या वह धर्म और धर्म मुखियों पर नियंत्रण करना चाहता, या वह राजनीतिक संकट समाप्त करना चाहता था, या वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। तो देखो राइट तो यही है। आप सभी ने अकबर की वो तो देखी ही होगी, जैसे कि नाटक आता था अकबर का, है ना। तो अकबर का नाटक में देखा ही होगा कि वो क्या चाहता था। वो सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि वह उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में उसकी रुचि हुआ करती थी, इसलिए हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार क्या था? केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, या सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, या भूमि का जो आय का मुख्य साधन था, या आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थिरता का आधार था वह था भूमि का जो आय का मुख्य साधन था। भूमि का जो आय का मुख्य साधन हुआ करता था। तो तीसरा हमारा राइट आंसर। फिर तुलसीदास की रामचरितमानस भाषा में लिखी गई। तुलसीदास की रामचरितमानस
किस भाषा में लिखी गई है, ये तो आप सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि हर उसमें दिया गया है, ऐसा नहीं कि यहीं पर दिया गया है क्वेश्चन। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, पहले भी आपने 12th तक जो क्लासेस पढ़ी हैं उसमें मिलेगा आपको, और आपने बीए जो भी करा है उसमें भी मिल जाएगा, कहीं भी ये आ जाता है। तो तुलसीदास की जो वैसे भी रामायण में भी तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत या हिंदुस्तानी या ब्रज भाषा, तो वह लिखी गई है अवधी भाषा। किसमें? अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। तो हमारा 4th राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। वे बुद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन? नयनार और अलवार या शंकर रामानुज या अल्लमा प्रभु और अक्कमहादेवी या सिद्ध और योगी। तो देखो ये सब कुछ आपको एनसीईआरटी में धरा का धरा मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत पढ़ना होगा एनसीईआरटी को, तभी हमें समझ आता है, ना कि एक बार में। तो एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में थ्योरी और साथ में कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाओ। तो मुक्ति मार्ग बताते हैं तो सच्चे प्रेम की, तो वो बताते हैं नायनार और अलवार। क्या? नायनार और अलवार के प्रति। तो हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। फिर है गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है? जो गोंड जनजातियां हैं आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं? तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, या छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। तो देखो छत्तीसगढ़ तीनों में है, तो छत्तीसगढ़ में तो है ही। फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो इन्हीं में है हमारी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ना कि केरल और ना उत्तर प्रदेश और ना ही बिहार, ना ही पश्चिम, ना ही इनमें। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसमें हमारी गोंड जनजातियां अभी राज्यों में, इन राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई हैं। तो फिर सही विकल्प पर विचार करना है, चयन करना है कौन कौन सही है, फिर कौन गलत, वो आंसर देंगे। तो बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। बहुत से जो आदिवासी समूह हैं वो बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। दीकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। तो ये दोनों गलत है कि अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। नहीं, ये नहीं थे, ये गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट हमारा राइट आंसर है कि बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझा करते थे। तो फर्स्ट राइट आंसर है ये सत्य है हमारा, ना कि और, है ना। फिर है सतनामी। क्या? सतनामी आंदोलन का गठन। सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति में सुधारने के लिए किया गया था? तो सतनामी आंदोलन का गठन पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए, या उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए, या मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, या पश्चिम भारत के मेला सफाई करने वाले समूहों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस आंदोलन का, सतनामी आंदोलन का गठन हुआ था मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। तो हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं। आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों में मेल कौन खा रहा? तो सतनामी आंदोलन पंजाब में, ये नहीं है। मटुआ पंथ तमिलनाडु, फिर है सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, आर्य समाज केरल। तो जो आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से प्रभाव कर रहा है ना, जाति उन्मूलन के विरुद्ध, तो वो है हमारा सत्यशोधक समाज, क्या? महाराष्ट्र। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। फिर है निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप में मेल खाते हैं? तो निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक है। घासीदास, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंध रखती है। श्री नारायण गुरु, या शूद्रों और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए। ज्योतिराव फुले। तो जो हमारे रूप में, सही रूप में सुधारक हैं, जो समाज सुधारक सही रूप में मेल खाते हैं, वो किसके साथ खा रहे हैं मेल? तो हमारा ए
पहला, द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक है घासीदास, तो ये नहीं है, ये गलत है हमारा। और फिर है, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति में संबंध रखती, नारायण गुरु, तो ये सही है। फिर है, शूद्रों और अति शूद्रों को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ज्योतिराव फुले, राइट। तुम्हारा बी सी राइट है, तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा ना। फिर आगे देखते हैं, तो आगे हमारा औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग विषय में कौन सा या कौन से वक्तव्य सही है? तो अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा, या इसके द्वारा आशा की गई कि वह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। तो जो सत्य है हमारे, सही वक्तव्य हैं हमारे, वो है अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार था। और दूसरा है, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। ये दोनों ही सही हैं एनसीईआरटी के अनुसार, ना कि हमारा सी नहीं है कि भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा, ये नहीं था। तो हमारा ए और बी यानी फर्स्ट राइट आंसर सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह, क्या रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए। रॉलेट जो सत्याग्रह है उसके विषय पर इन वक्तव्यों जो लिखे गए उन पर विचार करना है। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की, राइट। ये तो सभी को आता होगा कि वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी। फिर इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थी, वही यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार की भी सशक्त करता था। फिर 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया, ये सही है। हमारा गलत है कौन? बी, है ना। हमारा फर्स्ट और सी बहुत राइट है, तो हमारा ए और सी यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ए सी सत्य है ना। फिर आगे बढ़ के देखते हैं, तो यहाँ पर है, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचना थी? आप क्यों सोचते हैं कि जो मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचना थी? तो इसमें क्या आ जाएगा सही आंसर? तो इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे, नहीं। इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, राइट। इससे किसानों की संख्या में कमी आएगी, नो। इससे श्रम की आवश्यकता में कमी आएगी, नो। तो हमारा दूसरा ही राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार, है ना। दूसरा हो जाएगा हमारा सही आंसर। फिर देखते हैं कि निम्न कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह यानी पित्ती। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, तो ये भी हमारा सही है, पहला नहीं है। फिर जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं, राइट। तो हमारे ये राइट हो जाएंगे क्योंकि बी सी सही। आप सभी को पता ही है, अगर हम महाद्वीप और देश बताएंगे कागज पर तो वो हमें छोटे पैमाने पर बताना होगा, ना कि हम बड़े बता पाएंगे। और गांव या हर कस्बा कागज पर दिखाना होगा तो हम बड़े पैमाने पर दिखाएंगे, तभी ना समझ आएगा। तो इसलिए हमारा बी सी राइट हो जाएगा, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा बी सी, है ना। फिर है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। लक्षणों के आधार पर जो महाद्वीप की पहचान है वो करना है। तो विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। जो विषुवत है इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा इसमें इनके आधार पर ये मतलब दोनों कहाँ पर हैं, यानी जो महाद्वीप है विषुवत इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। तो ये कहाँ पड़ रहा होगा, आप सभी जान रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। और इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप महाद्वीप की पहचान कौन से महाद्वीप में ये दोनों फिट हो रहे हैं? तो उत्तरी अमेरिका में तो हो नहीं रहे हैं, वो तो ऊपर ही पड़ जाएगा। एशिया में तो हो नहीं रहे हैं, वो बीच में नहीं आ रहा। दक्षिण अमेरिका नहीं, बीच आ रहा है अफ्रीका। अफ्रीका में ही ये दोनों आ रहे हैं, इसलिए हमारा तीसरा ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है या गए हैं? तो उष्ण कटिबंध, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। तो ए और बी
ए और बी के तरीके से रखा गया है, तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी के ताप का कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से ए और बी के द्वारा रखा गया है, ना कि सी। फिर है हमारा देशांतर के संदर्भ में, क्या देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है और प्रमुख एवमोत्तर, हमें देशांतर के संदर्भ में देखना है तो देखते जाते हैं। फिर प्रमुख एवमोत्तर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। फिर है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम एवमोत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर है देशांतरीय एवमोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य होती जाती है। तो हमारा ए बोल रहा देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं जिनकी त्रिज्या समान है, राइट, फर्स्ट हमारा राइट है। फिर हमारा डी राइट कि देशांतरीय एवमोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, राइट। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और डी सही है, बाकी नहीं है। तो फिर है कथनों पर ए बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर है कि ये हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। फिर बी है CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। तो जंगल होगा ये सही नहीं, क्या जंगल होगा? CO2 की मात्रा अधिक होगी तो पृथ्वी का अधिक जंगल कैसे हो जाएगा? हमारा फर्स्ट राइट आंसर है और सेकंड नहीं है, तो ये सत्य है और बी असत्य है। तो हमारा राइट आंसर तीसरा ही हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है? कौन सा मान आप सभी बता सकते हो, पैमाने पर या कौन सा मान रिएक्टर क्षति पहुंचा सकता है ना, अधिक वस्तुओं पर गिरने पर? तो इसका आंसर जानने से पहले आप सभी इस चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल इम्पोर्टेंट क्लासेस आ रही हैं। क्योंकि अगर थ्योरी कर रहे हो आप तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी सभी लगाना ज़रूरी है, तो आप सभी पेपर भी लगाइए और थ्योरी भी साथ में कीजिए। अगर जिसकी नहीं हुई और जिसकी थ्योरी होगी उसके लिए बहुत ही अच्छा है, वो जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाएगा और अपना एग्जाम क्लियर कर पाएगा, है ना। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल। तो हमारा इसका राइट आंसर माना जाएगा 5.0, यानी 5.0 है ना, 5.0 यानी दूसरा ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। अगली क्लास में विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलती जाएगी, तो आप जरूर विजिट कीजिए। तो चलो आज क्लास समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।